पहला सवाल लेते हैं। हाँ। प्रश्न 1, संख्या प्रणाली जिसका आधार 2 होता है कहलाती है। और ऑप्शंस है ए दशमलव, बी ऑक्टल, सी बाइनरी, डी हेक्साडेसिमल। इसका सही उत्तर है सी, बाइनरी। बिल्कुल, बाइनरी मतलब 2। तो जिस नंबर सिस्टम का बेस या आधार 2 होता है उसमें सिर्फ 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। यही कंप्यूटर की मूल भाषा है। ठीक है, अगला सवाल प्रश्न 2, बाइनरी संख्या प्रणाली में कौन से अंक प्रयोग होते हैं? ऑप्शंस ए 0 और 1, बी 0 से 9, सी 0 से 7, डी 1 और 2। मतलब सिर्फ 0 और 1। बाकी ऑप्शंस दूसरे नंबर सिस्टम के हैं, जैसे 0 से 9 दशमलव का, 0 से 7 ऑक्टल का। ओके, अब प्रश्न 3, दशमलव संख्या 67.625 का बाइनरी समतुल्य क्या है? इसके ऑप्शंस थोड़े लंबे हैं। ए 100011.110, बी 100011.101, सी 100101.101, डी 100011.001। और इसका सही उत्तर है बी, 100011.101। हाँ, इसको निकालने का एक तरीका होता है। दशमलव के पहले वाले हिस्से 67 को 2 से लगातार भाग देते हैं और शेषफल नोट करते हैं उल्टे क्रम में। और दशमलव के बाद वाले हिस्से 0.625 को 2 से लगातार गुणा करते हैं और पूर्णांक भाग नोट करते हैं। तो 67 का बाइनरी बनता है 100011 और 0.625 का बनता है 0.101। दोनों को मिला दे तो 100011.101। अच्छा, ये कन्वर्जन वाला पार्ट है। ठीक है, प्रश्न 4, ऑक्टल संख्या प्रणाली का आधार क्या है? ऑप्शंस ए 2, बी 8, सी 10, डी 16। सही जवाब है बी, 8। ऑक्टल मतलब 8, तो इसका बेस 8 होता है। इसमें 0 से लेकर 7 तक के अंक इस्तेमाल होते हैं। और इसी से जुड़ा अगला सवाल प्रश्न 5, ऑक्टल संख्या प्रणाली में अधिकतम अंक कौन सा है? ऑप्शंस ए 1, बी 7, सी 8, डी 9। तो जैसा आपने बताया, सही उत्तर होगा बी, 7। बिल्कुल, क्योंकि बेस 8 है तो अंक 0 से शुरू होकर 7 पर खत्म हो जाते हैं। कुल 8 अंक, 8 या 9 इसमें नहीं आते। राइट। अब प्रश्न 6, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में अक्षर डी का मान क्या होता है? ऑप्शंस हैं ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। इसका सही उत्तर है सी, 13। हाँ, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। इसमें 0 से 9 तक अंक होते हैं और फिर 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ इस्तेमाल होता है। तो डी का मान 13 हुआ। अच्छा, तो ये नंबर सिस्टम्स हो गए। अब डेटा की इकाइयों पर आते हैं। प्रश्न 7, डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शंस ए बिट, बी बाइट, सी निबल, डी वर्ड। सबसे छोटी इकाई, ये तो ए बिट होगी। एकदम सही। बिट मतलब बाइनरी डिजिट, या तो 0 या 1। इससे छोटी कोई इकाई नहीं है कंप्यूटर में जानकारी मापने की। ठीक है, प्रश्न 8, 4 बिट्स का समूह क्या कहलाता है? ऑप्शंस ए बिट, बी बाइट, सी निबल, डी वर्ड। 4 बिट्स, ये होता है सी, निबल। हाँ बिल्कुल, 4 बिट्स को एक निबल कहते हैं। ये बाइट से छोटी इकाई है। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 9, एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? ऑप्शंस ए 2, बी 4, सी 8, डी 16। ये तो आसान हो गया। अब जवाब है बी, 4। हाँ जी, 4 बिट्स। ओके, अब प्रश्न 10, एक बाइट कितने बिट्स से मिलकर बनता है? ऑप्शंस ए 2, बी 4, सी 8, डी 16। और यह है सबसे कॉमन यूनिट शायद, सी, 8 बिट्स। हाँ बिल्कुल, 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। अच्छा, वो क्यों? इससे जुड़ा अगला सवाल है शायद, प्रश्न 11, एक बाइट कितने विभिन्न मानों को दर्शा सकता है? ऑप्शंस ए 8,
B16, C64, D256। और इसका सही जवाब है D256। हाँ, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और हर बिट की 2 अवस्थाएं 0 या 1 हो सकती हैं, तो कुल कॉम्बिनेशन बनते हैं 2 की घात 8, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 8 बार। जो कि 256 होता है। मतलब 256 अलग-अलग कैरेक्टर या सिंबल हम एक बाइट से दिखा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कीबोर्ड के सारे अक्षर, नंबर, सिंबल इसी 256 के अंदर कोड किए जाते हैं, जैसे आस्की में। समझ गया। अब थोड़ी बड़ी यूनिट्स की बात। हम्म प्रश्न 12, 1 गीगाबाइट जीबी कितने मेगाबाइट एमबी के बराबर होता है? ऑप्शंस ए 1000 MB, बी 1024 MB, सी 1048 MB, डी 100 MB। कंप्यूटर की दुनिया में ये 1000 नहीं 1024 चलता है ना? तो सही उत्तर बी 1024 एमबी। एकदम सही। कंप्यूटर में गणना बाइनरी में होती है, 2 की घातों में। तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट होता है, 2 की घात 10। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट और 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट होता है। ठीक है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? ऑप्शंस ए मेगाबाइट MB, बी गीगाबाइट GB, सी किलोबाइट KB, डी टेराबाइट। केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी और जीबी से बड़ा टीबी। तो सही जवाब डी, टेराबाइट टीबी। बिल्कुल। टेराबाइट आजकल हार्ड डिस्क में कॉमन है। इसके बाद पेटाबाइट, PTB, एक्साबाइट, EB भी आते हैं। अच्छा। अब प्रश्न 14, स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए CD DVD हार्ड डिस्क ब्लूरे, बी हार्ड डिस्क ब्लूरे DVD CD, सी CD DVD ब्लूरे हार्ड डिस्क, डी DVD CD ब्लूरे हार्ड डिस्क। तो सबसे कम सीडी, फिर उससे ज्यादा डीवीडी, फिर ब्लूरे और आजकल हार्ड डिस्क तो टीवीज में आती हैं। तो क्रम होगा सी, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे, हार्ड डिस्क। हाँ, यही सही क्रम है। CD में लगभग 700 MB आता है, DVD में 4.7 GB या ज़्यादा, ब्लूरे में 25 GB या 50 GB और हार्ड डिस्क तो कई टेराबाइट तक जाती हैं। ओके। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी मेमोरी इकाई है? दिए गए ऑप्शंस में से चुनना है। ए KB किलोबाइट, बी MB मेगाबाइट, सी GB गीगाबाइट और डी बाइट बाइट। इन ऑप्शंस में तो सबसे छोटी डी ही बाइट है, बिट दिया नहीं है। सही। दिए गए विकल्पों में बाइट सबसे छोटी इकाई है। बाइट से मिलकर ही KB, MB, GB बनते हैं। ठीक है। अब आते हैं डेटा कोडिंग पर। प्रश्न 16, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी ऑल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटेलिजेंस इंटरचेंज। ये काफी फेमस है। इसका जवाब है ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बिल्कुल, ये कैरेक्टर्स को नंबर्स में बदलने का एक स्टैंडर्ड तरीका है ताकि कंप्यूटर उन्हें समझ सकें। शुरुआत में अमेरिका में बना था, इसलिए अमेरिकन स्टैंडर्ड। और प्रश्न 17 भी इसी पर है। ASCII क्या है? ऑप्शंस ए संख्या प्रणाली, बी अक्षर और वर्ण एनकोडिंग मानक, सी मेमोरी इकाई, डी इनपुट डिवाइस। तो ये इनकोडिंग स्टैंडर्ड है, यानी बी, अक्षर और वर्ण इनकोडिंग मानक। हाँ जी, ये कोई नंबर सिस्टम या मेमोरी यूनिट नहीं है, बल्कि एक तरीका है, एक कोड है जिससे अक्षरों, अंकों और चिन्हों को बाइनरी में दर्शाया जाता है। प्रश्न 18, ASCII 7 और ASCII 8 क्या हैं? ऑप्शंस ए आस्की के 2 संस्करण, बी 2 अलग-अलग एन्कोडिंग मानक, सी मेमोरी चिप्स के प्रकार, डी प्रोसेसर के प्रकार। ये इसकी कई प्रकार लगते हैं। तो जवाब ए, ASCII के 2 संस्करण। सही है। आस्की 7 में 7 बिट्स का इस्तेमाल होता था, जिससे 128 2^7 कैरेक्टर कोड हो सकते थे। आस्की 8, जिसे एक्सटेंडेड आस्की भी कहते हैं, 8 बिट्स का इस्तेमाल करता है, जिससे 256 2^8 कैरेक्टर कोड किए जा सकते हैं। इसमें कुछ ग्राफिकल सिंबल और दूसरी भाषाओं के अक्षर भी आ जाते थे। अच्छा। प्रश्न 19, भारतीय लिपियों के लिए विकसित किया गया कोड कौन सा है? ऑप्शंस ए ASCII, बी EBCDIC, सी ISCII, डी यूनिकोड। भारतीय लिपियों के लिए ये शायद CISCII है।
ये देवनागरी और दूसरी भारतीय लिपियों को कंप्यूटर पर दर्शाने के लिए बनाया गया था। हालांकि आजकल यूनिकोड ज्यादा चलता है, जो दुनिया की लगभग सभी भाषाओं को सपोर्ट करता है। यूनिकोड तो हर जगह है। अच्छा, प्रश्न 20 को अभी छोड़ते हैं क्योंकि वो इमेज में है और हम ऑडियो में हैं। प्रश्न 21, बीसीडी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस: ए बाइनरी कोडेड डेसिमल, बी बिट कोडेड डेसिमल, सी बाइनरी कोडेड डिजिट, डी बिट कोडेड डिजिट। बीसीडी ये है ए बाइनरी कोडेड डेसिमल। हाँ, ये डेसिमल नंबर को बाइनरी में कोड करने का एक तरीका है, जिसमें हर डेसिमल डिजिट को उसके 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट से दर्शाया जाता है, जैसे 5 को 0101 से। ओके, प्रश्न 22 भी इमेज आधारित है, तो उसे छोड़ते हैं। अब आते हैं प्रश्न 23 पर। संख्या -128 को दर्शाने के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता होती है टूल्स पूरक का उपयोग करके? ऑप्शंस: ए 6 बिट्स, बी 7 बिट्स, सी 8 बिट्स, डी 9 बिट्स। नेगेटिव नंबर्स के लिए टूल्स कॉम्प्लीमेंट। -128 इसके लिए शायद 8 बिट्स लगते हैं। हाँ, उत्तर सी 8 बिट्स है। बिल्कुल, 8 बिट्स का इस्तेमाल करके टूज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हम -128 से लेकर +127 तक की संख्याएं दर्शा सकते हैं। तो -128 दर्शाने के लिए न्यूनतम 8 बिट्स चाहिए। और ये वंस पूरक क्या है? प्रश्न 24, बाइनरी संख्या 10110 का वंस पूरक क्या है? ऑप्शंस: ए 0101, बी 0101, सी 10111, डी 00110। वंस पूरक में शायद बिट्स को उलट देते हैं, 1 का 0, 0 का 1, तो 10110 का होगा 01001, यानी ऑप्शन ए। एकदम सही। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बस हर बिट को फ्लिप कर दिया जाता है। एक बन जाता है 0 और 0 बन जाता है 1। ठीक है, प्रश्न 25 फिर इमेज वाला है, इसे छोड़ते हैं। प्रश्न 26, डेटा जैसे ASCII को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस: ए न्यूमेरिक, बी अल्फाबेटिक, सी अल्फान्यूमेरिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें अक्षर भी हैं, सिंबल भी, तो ये सी अल्फान्यूमेरिक होगा। हाँ, न्यूमेरिक में सिर्फ अंक होते हैं 0 to 9। अल्फाबेटिक में सिर्फ अक्षर A to Z, स्मॉल a to Z। अल्फा न्यूमेरिक में अंक, अक्षर और स्पेशल सिंबल #, $, परसेंटेज सब आ सकते हैं। क्लियर है। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन नहीं है? ऑप्शंस: ए .gpg, बी .gif, सी .bmp, डी .txt। JPG, GIF, BMP तो इमेज के फॉर्मेट हैं। .txt टेक्स्ट फाइल होती है, तो जवाब है D.txt। बिल्कुल, .txt प्लेन टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है। इसमें ग्राफिक्स नहीं होते। बाकी तीनों इमेज फाइल्स के कॉमन एक्सटेंशंस हैं। ओके, अब आते हैं लॉजिक पर। प्रश्न 28, बूलियन बीज गणित में डी मॉर्गन का नियम कौन सा है? ऑप्शंस हैं: ए x + y होल्स डैश इक्वल्स x डैश + y डैश, बी x * y होल्स डैश इक्वल्स x डैश + y डैश, सी x + y होल्स डैश इक्वल्स x डैश डॉट y डैश, डी x * y होल्स डैश इक्वल्स x डैश + y डैश। डी मॉर्गन के 2 नियम होते हैं। इनमें से सी और डी दोनों सही हैं। ऑप्शन में दोनों दिए हैं, लेकिन शायद सवाल में एक ही चुनना है। उत्तर सी दिया गया है, x + y होल्स डैश इक्वल्स x डैश डॉट y डैश। हाँ, ये डी मॉर्गन का एक नियम है। इसे ऐसे पढ़ते हैं: x o y का नॉट बराबर है x का नॉट एंड y का नॉट। दूसरा नियम है x डॉट y का नॉट बराबर है x का नॉट और y का नॉट। यहाँ शायद ऑप्शन सी को सही माना गया है। ये नियम लॉजिक सर्किट को सिंप्लीफाई करने में बहुत काम आते हैं। अच्छा, प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सी बूलियन पहचान सही नहीं है? ऑप्शंस: ए x + x डैश इज इक्वल्स टू 1, बी x डॉट x डैश इज इक्वल्स टू 0, सी x + 1 इज इक्वल्स टू 1, डी x डॉट 0 इज इक्वल्स टू 1। देखते हैं। x या उसका उल्टा हमेशा 1 होगा, a सही है। x और उसका उल्टा एक साथ 0 होगा, b सही है। x में 1 जोड़ने पर, ओवर करने पर हमेशा 1 आएगा, c सही है। x को 0 से गुणा एंड करने पर हमेशा 0 आना चाहिए, 1 नहीं, तो d गलत है। बिल्कुल सही पकड़ा।
x.0 हमेशा 0 होता है, 1 नहीं। तो पहचान डी गलत है। ठीक है। प्रश्न 30 फिर इमेज वाला है। प्रश्न 31 नॉट एंड OR कहलाते हैं। ऑप्शंस ए अंकगणितीय ऑपरेटर्स, बी लॉजिकल ऑपरेटर्स, सी रिलेशनल ऑपरेटर्स, डी इनमें से कोई नहीं। ये तो लॉजिक वाले ऑपरेशन है, तो बी लॉजिकल ऑपरेटर्स। हाँ, इन्हें लॉजिकल ऑपरेटर्स या लॉजिक गेट्स भी कहते हैं। ये बूलियन बीजगणित के मूल ऑपरेशंस हैं। अंकगणितीय ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, गुणा, भाग। और रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं छोटा, बड़ा, बराबर, इक्वल टू, बराबर नहीं। ओके। प्रश्न 32 निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शनली कंप्लीट सेट है? ऑप्शंस ए एंड और, बी एंड और नॉट, सी नैंड, डी XOR। फंक्शनली कंप्लीट मतलब जिससे सारे लॉजिक ऑपरेशन बन सके। शायद नैंड या नोर अकेले ही काफी होते हैं, तो उत्तर सी नैंड। बिल्कुल सही। केवल नैंड गेट्स का इस्तेमाल करके आप नॉट, एंड और XOR सारे गेट्स बना सकते हैं। इसी तरह अकेले नॉर गेट से भी सब बन जाते हैं। इसलिए नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट्स या फंक्शनली कंप्लीट कहा जाता है। एंड और से अकेले सब नहीं बनते, उनके साथ नॉट भी चाहिए, जैसा ऑप्शन बी में है। इंटरेस्टिंग। प्रश्न 33 नैंड गेट का आउटपुट हाई 1 होता है यदि। ऑप्शंस ए सभी इनपुट हाई हो, बी कोई भी एक इनपुट हाई हो, सी कोई भी एक इनपुट लो हो, डी सभी इनपुट लो हो। नैंड होता है एंड का उल्टा। एंड का आउटपुट 1 तब होता है जब सभी इनपुट 1 हो, तो नैंड का आउटपुट 0 तब होगा जब सभी इनपुट 1 हो। इसका मतलब अगर एक भी इनपुट 0 हुआ तो नैंड का आउटपुट 1 हाई हो जाएगा। तो उत्तर सी कोई भी एक इनपुट लो 0 हो। एकदम सही लॉजिक। नैन मतलब नॉट एंड। तो जब तक सारे इनपुट 1 नहीं होते, इसका आउटपुट 1 ही रहता है। जैसे ही कोई एक इनपुट 0 हुआ, आउटपुट 1 हो जाता है। ठीक है। और आखिरी सवाल प्रश्न 34 XOR गेट का आउटपुट 1 होता है जब। ऑप्शंस ए सभी इनपुट 1 हो, बी सभी इनपुट 0 हो, सी इनपुट समान हो, डी इनपुट भिन्न हो। XOR माने एक्सक्लूसिव और। ये तब 1 देता है जब इनपुट अलग अलग हो, मतलब एक 0 और एक 1 हो। अगर दोनों 0 या दोनों 1 हो तो आउटपुट 0 होता है। तो सही जवाब डी इनपुट भिन्न हो। बिल्कुल सही। XOR का मतलब है सिर्फ एक, दोनों नहीं। तो जब इनपुट्स अलग अलग होते हैं, एक 0, एक 1, तभी आउटपुट 1 होता है। तो हमने ये सारे सवाल देख लिए। इनके बहाने कंप्यूटर की एकदम बेसिक बातें हैं। वो 0 और 1 में कैसे सोचता है, जानकारी को कैसे मापता है, अक्षरों को कैसे कोड करता है और लॉजिक गेट से कैसे छोटे छोटे फैसले लेता है, ये सब कवर हो गया। हाँ, और ये भले ही बुनियादी चीजें लगें, पर आज हम जो भी डिजिटल दुनिया देख रहे हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, इंटरनेट हो या AI हो, उन सब के पीछे यही फंडामेंटल्स काम कर रहे हैं। हर क्लिक, हर कैलकुलेशन, स्क्रीन पर दिखने वाला हर पिक्सल कहीं ना कहीं इन्हीं बिट्स, बाइट्स और गेट्स पर ही आधारित है। सही कहा। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। आज हम बिट्स, बाइट्स और इन लॉजिक गेट्स को कंप्यूटिंग का आधार मान रहे हैं, पर जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग या न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, हाँ, क्या वो भविष्य में जानकारी और गणना की इन बुनियादी इकाइयों की परिभाषा ही बदल देंगी? क्या आज के ये फंडामेंटल्स कल की टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ एक ऐतिहासिक कदम बनकर रह जाएंगे? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। शायद कंप्यूटिंग का अगला बड़ा पड़ाव इन बुनियादी सिद्धांतों को ही चुनौती देगा। देखने वाली बात होगी।